सुपर इंटेलिजेंट लोग शेड्यूल 1 पढ़ चुके हो, करेक्ट? याद तो आपको हो ही गई। फटाफट बोल दो फिर, शेड्यूल 1 में क्या देखा था हमने? एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। वेरी गुड। इसमें पहला क्या था? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी इज अवेल्ड। वेरी गुड। सेकंड क्या था? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। गिफ्ट्स में हमने बोला था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अप टू 50,000 ही, बस उसके ऊपर नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू एजेंट और agent to principal where the agent undertakes to supply or receive as the case may be such goods on behalf of principal। सिंपल। बिल पे नाम किसका है? एजेंट का। तो अगर बिल पे नाम एजेंट का है तो किसके बीच में सप्लाई है? प्रिंसिपल और एजेंट। यस, जो गुड्स का हुआ है वो। लास्ट हमने देखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये तो आपको याद है। वेरी नाइस, क्लैप कर लो एक बार। अब हम है ना बात करेंगे थर्ड पैरा की। थर्ड पैरा में आपको दिया है डेलक्रिडर एजेंट के बारे में एक क्लैरिफिकेशन। ठीक है, क्या हम प्रिंसिपल एजेंट का बात कर रहे हैं थर्ड पैरा में? बराबर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं रिवीजन वापस से, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है गुड्स बेचने के लिए, एजेंट कस्टमर्स को ढूंढ के कस्टमर्स को बेच रहा है प्रोडक्ट, और बिल पे अगर एजेंट का नाम है, तो क्या ये शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन है? यस। और शेड्यूल 1 है मतलब क्या? प्रिंसिपल ने ओनरशिप एजेंट को दिया विदाउट एनी कंसिडरेशन, ये है। ठीक है, अगर बिल पे प्रिंसिपल का नाम है तो क्या ये शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन है? नहीं, नहीं। ठीक है, इधर तक हमको क्लियर है? ये शेड्यूल 1 नहीं है। अब हम लोग है ना एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो है डेलक्रिडर एजेंट के बारे में। डेलक्रिडर एजेंट मतलब क्या होता है? क्यों ज़्यादा कमीशन मिलता है उसको? मतलब पूरा माल बेचने का जिम्मेदारी ले रहा है। बिका तो ठीक, नहीं बिका तो ये खुद पे करेगा पूरा की पूरा। यस, ये डेलक्रिडर एजेंट का काम होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा हायर कमीशन भी मिलता है प्रीमियम पे। बराबर। क्या ये डेलक्रिडर एजेंट भी अपना शेड्यूल 1 पैरा 3 में आएगा? हाँ, मतलब एजेंट के टर्म में डेलक्रिडर एजेंट भी इंक्लूड होएगा क्या? जो प्रिंसिपल एजेंट का हम बात कर रहे हैं वो एजेंट डेलक्रिडर एजेंट भी हो सकता है क्या? यस, सिंपल, वेरी गुड। तो पहले सवाल का जवाब तो अपना सही है कि अगर एजेंट में अपन डेलक्रिडर एजेंट का बात कर रहे हैं, उसका नाम रहा, तो डेलक्रिडर एजेंट इज ऑल्सो एन एजेंट, तो एजेंट में वो भी इंक्लूड होएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज, अब प्रिंसिपल ने है ना एक एजेंट को हायर किया, ठीक है, गुड्स बेचने के लिए। बराबर, यस ना? प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंसी सर्विस गुड्स का। ठीक है, हमने एक एजेंट को हायर किया, पर ये एजेंट कोई साधारण एजेंट नहीं था। कौन सा था? डेलक्रिडर एजेंट। बराबर, मतलब इसका जिम्मेदारी है गुड्स बेचने के लिए। ठीक है, अब ये कस्टमर्स के पास जाता है और बोलता है कि तुमको गुड्स परचेस करना है, तो ये जो एजेंट है इसके पास गुड्स वगैरह वगैरह है। ठीक है, सिंपल। बिल पे किसका नाम है? प्रिंसिपल का। क्या ये शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन है? नहीं, शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन तो
नहीं है, सिंपल। ठीक है, बिल पे नाम होता एजेंट का तो शेड्यूल 1 होता। यस, ठीक है। अब एजेंट है ना बहुत सोच समझ के लोगों को ढूंढ रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट कोई बायर इसके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ही रेडी नहीं है, और प्रोडक्ट्स है पेरिशेबल। ठीक है, अब इसने बहुत मेहनत किया, नहीं बिका, ले तो रहे कमीशन, बट गुड्स किसके सर पे आएंगे? एजेंट के। तभी एक इंसान मिस्टर भोलू इसको चलते चलते मिला जो इंटरेस्टेड था ये प्रोडक्ट्स खरीदने में। ठीक है, बट भोलू ने बोला कि मेरे को खरीदना तो है बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि वैसे ही कोई नहीं खरीद रहा है, तुम ले लो, तुम एक काम करो, मेरे से लोन ले लो 1 लाख रुपए का। ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट पे कर देना जब तुम्हारा माल बिक जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी का तुम्हारे बिहाफ पे मैं प्रिंसिपल को पे कर देता हूँ। ठीक है, बिल पे किसका नाम है? बिल पे किसका नाम है आयुष? यस ना, बिल पे प्रिंसिपल का नाम है। हम बोल रहे हैं भोलू को कि एक काम करो, तुम खरीद लो, तुम चाहिए तो मेरे से 10 लाख लोन ले लो, तुम इसको क्या करो, इस 10 लाख नहीं सॉरी, तुम चाहिए तो मेरे से 1 लाख का लोन ले लो, इसको तुम अपना 1 लाख पे कर देना, ये तुमको गुड्स दे देगा बराबर, और मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट कर देना। सिंपल, डन। मुझे बताना, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट का अलग से हम बिलिंग कर रहे हैं भोलू और डेल क्रेडर एजेंट के बीच में, क्या ये ट्रांजैक्शन जो है ये एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? आंसर इज एग्जेम्प्ट, क्योंकि क्या ये सेपरेट ट्रांजैक्शन है? बराबर। उसके पहले हम डिस्कस करते हैं कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं इधर पे। पहला ट्रांजैक्शन एजेंसी सर्विसेज का, एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, भोलू को दे रहा है, वो क्या रहेगा? रेगुलर ट्रांजैक्शन, टैक्सेबल। ठीक, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ। सेकंड, प्रिंसिपल भोलू को गुड्स दे रहा है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, डिपेंड्स ऑन द गुड्स, टैक्सेबल रहे तो टैक्सेबल बराबर। थर्ड ट्रांजैक्शन सेपरेट ट्रांजैक्शन, किसका? लोन का। क्या रहेगा? समझे? इंटरेस्ट और लोन का ट्रांजैक्शन जो है सेपरेट ट्रांजैक्शन है, तो एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर है इधर तक? आ जाओ चैप्टर 2 के क्लैरिफिकेशंस पे, पेज नंबर 2.39 आ गए? Whether a DCA falls under the ambit of agent under Schedule 1 Para 3, हमने क्या आंसर दिया इसका? Yes. As already clarified by circular number this, GST discussed above, whether or not the DCA will fall under the ambit of agent under Para 3 depends on the following situation. In case where the invoice for supply of goods is issued by supplier to the customer either himself or through DCA, the DCA does not fall. जो आपने आंसर दिया था कि देखेंगे बिल पे किसका नाम है, करेक्ट? तो अगर बिल पे सप्लायर का नाम है तो ये शेड्यूल 1 में फॉल करेगा क्या? नहीं। इन केस वेयर द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय द DCA इन हिज ओन नेम, द DCA वुड फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ। सिंपल। तो फर्स्ट हिस्सा ऑफ द क्लैरिफिकेशन डन। सेकेंड हिस्सा, whether the temporary short-term transaction-based loan extended by DCA to the recipient for which interest is charged by the DCA, समझ में आया? टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 1 लाख रुपीज इन आर एग्जाम्पल एक्सटेंडेड टू द रेसिपिएंट बायर बराबर। जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो कौन है? DCA. is to be included in the value of goods being supplied by supplier that is principal where DCA is not an agent under para 3 of schedule 1? No. अच्छा, आप स्टेटमेंट पे यस बोले, पढ़ने पे ओके, ठीक है, और आप आंसर पे नो बोले, करे? ठीक है। तो इधर पे पहला क्वेश्चन है, whether the temporary short term loan extended by the DCA to recipient for which interest is charged by the DCA is to be included in the value जो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है। पहला चीज, क्या ये शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन है? इन्होंने ही देखे रखा है। क्या ये शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन है? नहीं। कितने ट्रांजैक्शन हुए इधर पे? 3। एक प्रिंसिपल जो कस्टमर को दे रहा है वो सप्लायर कस्टमर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू रेसिपिएंट।
दूसरा, सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज फ्रॉम DCA टू द सप्लायर और रेसिपिएंट और बोथ, जो भी जिसको भी दे रहा है वो. थर्ड, सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज बाय DCA टू द, समझा, लोन सर्विसेज तीसरा पार्ट. सिंपल है इधर तक, कोई डाउट है? अब क्वेश्चन है अगला, वेयर DCA इज नॉट एन एजेंट. हाँ, अब ये इंटरेस्ट का एलिमेंट भी आपके गुड्स के एलिमेंट में ऐड होएगा, उस पर टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज नो, वो सेपरेट ट्रांजैक्शन है जो एजेंट और कस्टमर के बीच में हो रहा है. प्रिंसिपल अलग से इनवॉइसिंग कर रहा है क्या बायर को? लोन का इनवॉइसिंग नहीं, गुड्स का इनवॉइसिंग कर रहा है प्रिंसिपल. यस, ठीक है. चलो मैं और स्पेसिफिक रहूंगी वर्ड्स में, ठीक है. इट इज क्लैरिफाइड दैट इन केसेस वेयर द DCA इज नॉट एन एजेंट, it is clarified that in cases where the DCA is not an agent under para 3 of schedule 1, मतलब ऐसे केसेस जहां पे शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं है DCA. क्यों? क्योंकि बिल पे नाम नहीं है उसका. द टेम्पररी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन बीइंग प्रोवाइडेड बाय DCA टू द बायर इज सप्लाई ऑफ सर्विस by the DCA to the recipient on principal to principal basis is an independent supply. तो जो लोन का ट्रांजैक्शन है इट इज एन इंडिपेंडेंट सप्लाई, बराबर. Yes, therefore the interest being charged by the DCA would not form part of value of supply of goods supplied by the principal. समझे आंसर? पक्का 100%. दूसरा एग्जाम्पल, अब हम बोल रहे हैं एक प्रिंसिपल है, दूसरा डेल क्रेडर एजेंट है DCA, मिस्टर B, ठीक है. प्रिंसिपल है मिस्टर A. अब हमने क्या किया, डेल क्रेडर, जान दो मिस्टर छोड़ो, प्रिंसिपल है DCA है, ठीक है. अब हमने क्या किया, कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए सेम चीज़ किया, बट क्या हो रहा था, लोगों के पास पैसा नहीं था. एक कस्टमर आया जिसको खरीदना था, ठीक है, मिस्टर ढोलू. यस. अब ये केस में बिल पे हम किसका नाम दे रहे हैं? DCA. क्या ये शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन है? इफ यस, तो कितने ट्रांजैक्शन हुए यहाँ पे? गुड्स किससे ले रहे हैं कस्टमर्स? DCA से. तो एक ट्रांजैक्शन हुआ आपका गुड्स का, दूसरा लोन भी ले रहे हैं क्योंकि इसके पास तो पैसे नहीं थे, तो दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ आपका लोन का. क्या हम गुड्स प्लस लोन दोनों ही दे रहे हैं? ठीक है. तीसरा ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल टू DCA, शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शन है क्या? चौथा एजेंसी सर्विसेज, जो एजेंट दे रहा है, सिंपल. अब ये केस में क्वेश्चन है, क्या ये जो लोन हम दे रहे हैं ये कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट बनेगा या इसको सेपरेट ट्रीट करके एग्जाम दोगे? कॉम्पोजिट सप्लाई, क्योंकि बिल हम दे रहे हैं गुड्स का हमारे नाम से और गुड्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हैं हम क्रेडिट फैसिलिटी देके, जो आपने स्टार्ट में बोला था कि नॉर्मल कोर्स में DCA क्रेडिट फैसिलिटी देता है, करेक्ट, बराबर. तो अगर बिल पे उसका नाम है, गुड्स प्लस लोन दे रहा है, तो क्या ये इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनेगा और उस पर GST चार्ज होएगा? पढ़े इसको. Where DCA is an agent under para 3 of schedule 1 and makes payment to the principal on behalf of buyer and charges interest to the buyer for delayed payment along with the value of goods being supplied, whether the interest will form part of value of supply or not. In such a scenario, following activities are taking place. सबसे पहली, साथ में जोर से पढ़ो, 1 2 3. Supply of goods by the supplier to DCA, मतलब ये वाला ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं क्या वो? Yes. Second, further supply of goods by DCA to the, ये वाला ट्रांजैक्शन. Supply of agency services by DCA to the supplier or the recipient, agency services का तीसरा. Last, extension of credit facility to DCA, ये loan facility. Yes, ठीक है. It is clarified that in cases where the DCA is an agent under para 3 of schedule 1, the temporary short term transaction based credit being provided by DCA to the buyer
no longer retains its character as an independent supplier and is subsumed in the supply of goods by the DCA to the recipient. It is emphasized that the activity of extension of credit by the DCA to the recipient would not be considered as it is in the context of supply of goods made by DCA to the recipient. It is further clarified that the value of interest charged for such credit would be required to be included in the value of supply of goods by DCA to the recipient as per section 15(2)(d). समझ में आया? पक्का? ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी डिफरेंट जो आप नॉर्मली देख रहे हो, पर क्लियर है? पक्का? सिंपल लिखते हो? ये लोन वाला इंटरेस्ट वाला उधर से आया, हमारा एग्जाम्शन से हमने लिया,